दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 18। इसमें हम चक्रवात से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, चक्रवातों की आकृति नहीं होती है कैसी? देखिए, अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या फिर वेज। तो इसमें आपको बताना है कि चक्रवातों की आकृति किस तरह की नहीं होती है। अंडाकार नहीं होती, गोलाकार नहीं होती, त्रिभुजाकार नहीं होती या वेज आकार की नहीं होती। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चक्रवातों की आकृति त्रिभुजाकार नहीं होती है और चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार और वी अक्षर के समान या कीपाकार, जो कि वेज कहा जाता है, कीपाकार आकार के होते हैं। इनकी आकृति त्रिभुजाकार नहीं होती है। तो चक्रवातों की आकृति के संबंध में जान लीजिए कि चक्रवात दोस्तों अंडाकार, गोलाकार, वी आकृति के समान यानी कीपाकार हो सकते हैं, ये त्रिभुजाकार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश देते हैं। दूसरा है कि उन्हें फिलीपींस में ताइफू के नाम से जाना जाता है। तीसरा है कि वे 8 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में उद्गमित होते हैं। चौथा है कि वे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं। तो आप अगर जो इस प्रश्न के बारे में आप देखेंगे दोस्तों, तो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न जो चक्रवात हैं, इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश उत्पन्न करते हैं और ये बारिश के साथ साथ व्यापक तबाही भी फैलाते हैं। इन चक्रवातों को उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में टाइफून के नाम से जाना जाता है और दोस्तों फिलीपींस में इसे देखिए टाइफू नहीं, बाग्यो के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बाग्यो के नाम से जाना जाता है। ये चक्रवात 5 से 15 डिग्री, यहाँ पे जो दिया है देखिए, ये दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा है कि ये 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उद्गमित होते हैं, सही नहीं है। ये जो चक्रवात होते हैं इनका उद्गम 5 से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में होता है और सामान्यतः दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जिस कारण प्रमुख समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना है, लेकिन हरिकेन इसका अपवाद भी है। तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं, ये आपका सही है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर स्टार में हम दे रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवात होते हैं। ये मूसलाधार बारिश के साथ व्यापक तबाही फैलाते हैं। इनको उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है, फिलीपींस में बाग्यो कहा जाता है। ये 8 डिग्री नहीं बल्कि 5 से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में उद्गमित होते हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी, शांत वायु, क्षीण कोरियोलिस बल और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, क्षीण कोरियोलिस बल। दोस्तों विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं और विषुवत रेखा से उत्तर कोरियोलिस बल और पृथ्वी की अच्छी गति के कारण हवाओं की व्यवस्था चक्रीय हो जाती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के समीप उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। चक्रवातों के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ जानना जरूरी है। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कई रूप होते हैं जिनकी गति, आकार और मौसम संबंधी तत्वों में पर्याप्त अंतर होता है और ये चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं लेकिन स्थलों पर पहुँचते पहुँचते क्षीण हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने पर कौन सी वायुमंडलीय दशाएं घटित होती हैं? इसमें आपको 3 जो है उत्तर दिए गए हैं, उनके आधार पर सही कूट से चयन करना है।
इसमें देखिए तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा, काले बादलों के साथ वायु दाब का गिरना और शांत एवं खुला आकाश। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने पर जो वायुमंडलीय दशाएं घटती हैं उनका सही क्रम, पहले दोस्तों काले बादलों के साथ यहाँ पर वायु दाब घटता है, पहले 2 हो जाएगा। उसके बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, 1 हो जाएगा। और फिर शांत एवं खुला आकाश, 2 1 3 जो क्रम है ये आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप समझ पाएंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आगमन से पहले वायु मंद पड़ जाती है, लेकिन शीघ्र ही तापमान बढ़ने लगता है, वायु दाब घटता है, वायु का वेग बढ़ने लगता है, आकाश पर पच्छाद मेघ दिखाई देने लगते हैं, सागर तरंगे ऊंची उठने लगती हैं, जैसे चक्रवात नज़दीक आता है पवनें तूफान का रूप धारण कर लेती हैं और आकाश में काले कपासी वर्षी मेघ छा जाते हैं, भीषण मूसलाधार वर्षा आरंभ हो जाती है और ये स्थिति कुछ घंटे रहती है। इसके बाद अचानक वायु शांत पड़ जाती है, आकाश मेघ रहित तथा साफ हो जाता है और चक्रवात के पृष्ठभाग के आने पर पुनः वर्षा होती है, बाद में मौसम साफ हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतया अंकित की जाती हैं कहाँ पर? देखिए, सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, पृष्ठ दाहिने वृत्त चतुर्थांश या फिर पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश यानी राइट फ्रंट क्वाड्रेंट में अंकित की जाती हैं और फ्यूजिटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने का लिए किया जाता है। तो ये एक स्केल है फ्यूजिटा स्केल, इसका प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायः उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं किस दिशा में? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब या फिर दक्षिण से उत्तर। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रायः उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। देखिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक भ्रमण दिशा पश्चिमी और 15 से 30 डिग्री तक ध्रुवों की ओर उसके आगे पुनः पश्चिमी हो जाती है और ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में प्रविष्ट होते ही समाप्त होने लगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है क्या? प्रतिचक्रवात, कोहरा, चक्रवात और वाताग्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चक्रवात। दोस्तों, निम्न वायुदाब केंद्र को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनमें केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता जाता है और परिणाम स्वरूप हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं और जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी आकार यानी कीप के आकार के समान होता है। तो याद रखिएगा चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं क्या? एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवदाब, विक्षोभ, तूफान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अवदाब। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन या अवदाब कहते हैं एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। और अवदाब के अंदर हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। इनकी दिशा और गति अनियमित होती है। इनकी उत्पत्ति अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के साथ होता है और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि अवदाब मुख्य रूप से भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को गर्मियों में प्रभावित करते हैं। इन चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है जिससे भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं और जापान तथा चीन के दक्षिणी भागों को भी ये चक्रवात प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां कहाँ पाई जाती हैं?
तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। याद रखिएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर यानी अपवेलिंग के परिणाम स्वरूप पूर्वी तट से आए हुए गर्म जल के एकत्र होने से चक्रवातों के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायुदाब वाले अभिसरणी परिसंचरण तंत्र होते हैं। ये कर्क और मकर रेखाओं के मध्य 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उत्पन्न होते हैं और इन अक्षांशों की मेखला में पूर्वी व्यापारिक हवाओं तथा विषुवत रेखी महासागरीय धाराओं के प्रभाव में ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। बेगुइस ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों। बेगुइस ये फिलीपींस में आता है, पहले का तीसरा हो जाएगा। हरिकेन आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, दूसरे का चौथा हो जाएगा। टाइफून ये चीन में आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बिलीबिलीज ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो 3, 4, 2 और 1, देखिए 3, 4, 2 और 1 कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बैगुइस फिलीपींस में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में और विलीविलीज ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन करिए। चीन समुद्र में दोस्तों, चीन समुद्र में टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो आता है। इसके अलावा पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात। तो देखिए 3, 4, 1 और 2, तो 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोस्तों जो होते हैं आप देख लीजिए, इनका विस्तार कर्क और मकर रेखाओं के मध्य पाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं लेकिन स्थलों पर पहुंचते ये क्षीण होने लगते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। सामान्य रूप से इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उनके उत्पत्ति क्षेत्र दिया गया है। आप देखिए हरिकेन जो है कैरोबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होता है। टाइफून ये पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उत्पन्न होता है। बिलीबिली पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर में और चक्रवात आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। तो 3, 1, 4 और 2, तो 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः अवनमन या चक्रवात कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को साइक्लोन या फिर चक्रवात या फिर अवनमन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विली क्या है आपको बताना है। तो आप जानते हैं विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विली है तो आप जान लीजिए विली जो है ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये इसको विलीज कहा जाता है। अगला प्रश्न आसान सा है, ये जीके और जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए टाइफून चीन में सही है, टार्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है, बिलीबिली वेस्ट इंडीज ये सही नहीं है क्योंकि ये बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और हरिकेन कैरिबियन सागर में सही है। तो आप देखिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, विली किस प्रकार के तूफान हैं? तो आप जानते हैं विली उष्णकटिबंधीय तूफान है और ये उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्पिल पट्टिका सही है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा कोशिका सही है, और यहाँ पर देखिए हरिकेन क्षति मापक ये फ्यूजिटा मापक ये सही नहीं है, और चौथा है टार्नेडो वीथिका संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन। तो सी क्यों नहीं सही है दोस्तों? हरिकेन द्वारा क्षति के स्तर का आकलन करने के लिए सफीर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है, न कि फ्यूजिटा मापक का। फ्यूजिटा मापक का प्रयोग दोस्तों टार्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो हरिकेन की तीव्रता मापने के लिए फ्यूजिटा मापक और हरिकेन द्वारा क्षति का आकलन करने के लिए सफीर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मापकों में से किसका प्रयोग हरिकेन द्वारा क्षति के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं हरिकेन द्वारा क्षति के स्तर का मापने के लिए सफीर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और अगला प्रश्न, चीन में सर्वाधिक टाइफून किन महीनों में आते हैं? तो उत्तर है दोस्तों जुलाई से नवंबर महीने में चीन में सर्वाधिक टाइफून आते हैं, और इन महीनों में टाइफून आने के औसत प्रकार जुलाई में 3.9, अगस्त में 4.9, सितंबर में 4.9, अक्टूबर में 4 और नवंबर में 2.41, जबकि वार्षिक औसत 2.66 है। और जुलाई से सितंबर तक सर्वाधिक टाइफून आते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प में जुलाई से नवंबर दिया गया है, तो जुलाई से नवंबर में चीन में सर्वाधिक टाइफून आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता है? देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार। तो सही उत्तर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक भू आवेष्टित प्रदेश है, लैंडलॉक्ड है, और हिमालय पर्वत और हिंदुकुश पर्वत से घिरा होने के कारण महासागरीय तट से दूरी और अन्य कारणों से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण अफगानिस्तान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हरिकेन के व्यास की लंबाई कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन है 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर या 500 से 600 किलोमीटर। तो सही उत्तर है दोस्तों हरिकेन के व्यास की औसत लंबाई 161 किलोमीटर यानी 100 से 200 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 100 मील तक होती है। इसका व्यास इससे कम और अधिक भी हो सकता है। सविंद्र सिंह जो भूगोल के महत्वपूर्ण लेखक हैं, इनके अनुसार इसका व्यास 160 से 640 किलोमीटर तक हो सकता है। तो याद रखिएगा 100 से 200 किलोमीटर यानी लगभग 161 किलोमीटर तक हरिकेन के व्यास की औसत लंबाई होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहाँ मौसम कैसा होता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहाँ पर भारी वर्षा होती है। और आप जान लीजिए शीतोष्ण चक्रवात के मध्य गर्म प्रखंड यानी उष्ण वाताग्र के आने पर बादलों की आवक बढ़ जाती है, वर्षा आरंभ हो जाती है, स्तरीय मेघों के साथ वर्षा अत्यधिक तीव्र हो जाती है, और उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्रांश का आगमन होता है। पहले वाले मौसम में अचानक और तीव्र परिवर्तन हो जाता है, आकाश बादलों से रहित होकर साफ हो जाता है, और वायु का तापमान शीघ्रता से गिरने लगता है, वायु दाब कम होने लगता है, और वर्षा पूर्णतया समाप्त हो जाती है, लेकिन यदा कदा हल्की फुहारें पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित भूमंडलीय वायुदाब पेटियों में से कौन एक प्रतिचक्रवाती क्रियाओं से संबंधित है? तो आपको बताना है इसमें कि कौन सी भूमंडलीय वायुदाब पेटी प्रतिचक्रवाती क्रिया से संबंधित है। तो ये है दोस्तों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी याद रखिएगा, ये प्रतिचक्रवाती क्रियाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस पेटी में गर्म प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है और यहाँ पर हवाओं का अपसरण होता है। इस तरह गर्म प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति गतिक या यांत्रिक होती है। भूमध्य रेखीय भागों में प्रतिचक्रवात का सर्वदा अभाव होता है, और शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों के विपरीत प्रतिचक्रवातों में मौसम साफ होता है और ये हवाएं मंद गति से चलती हैं। अगला प्रश्न है कि जब वास्तविक ताप ह्रास दर शुष्क स्थिरोष्म यानी एडियाबेटिक ह्रास दर से अधिक होता है तो वो वायुमंडल में क्या उत्पन्न करता है?
ऑप्शन है अ अस्थायित्व, अस्थायित्व, परम अस्थायित्व या फिर प्रतिचक्रवाती दशाएं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब वास्तविक ताप ह्रास दर एडियाबेटिक ह्रास दर से अधिक होता है तो वायुमंडल में अस्थिरता यानी अस्थायित्व उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की अधिकतम संख्या बहुधा उत्पन्न होती है कहाँ पर? तो याद रखिएगा दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात उत्तरी अटलांटिक महासागर या इसको उत्तरी अंध महासागर में कहा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की अधिकतम संख्या उत्पन्न होती है। और शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र दोनों गोलार्धों के मध्य और उच्च अक्षांशों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। उत्तरी अंध महासागर में, उत्तर पश्चिम भाग में, मैक्सिको की खाड़ी में और इन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम संख्या उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी अंध महासागर में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति और गतिशीलता की व्याख्या करता है? ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधी चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात, जेट स्ट्रीम या फिर ओजोन छिद्र। तो याद रखिए, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात के उत्पत्ति और गतिशीलता की व्याख्या करता है। और बर्कनीज एक विचारक हैं, इन्होंने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये सिद्धांत शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात की उत्पत्ति और गतिशीलता की व्याख्या करता है। जब दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती हैं तो आप जानते हैं वाताग्र का निर्माण होता है। और देखिए, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों का निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी और उष्ण आर्द्र हवाओं के मिलने से होता है। इनका विस्तार 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वेज या क्रीफाकार आकार का होता है, जिस कारण इन्हें लो, गर्त या ट्रफ कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो अभी हमने जाना है कि शीतोष्ण चक्रवात 35 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी वाताग्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वर्कनीज एक भूगोलवेत्ता हैं वर्कनीज, इन्होंने शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बी वर्कनीज के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवन संचरण के निम्न प्रकारों में कौन सा एक वाताग्र जनन के सर्वाधिक अनुकूल है? देखिए, स्थानांतरणी संचरण, घूर्णी संचरण, अपसारी संचरण या फिर विरूपणी संचरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विरूपणी संचरण। दोस्तों, विरूपणी संचरण जो है ये वाताग्र जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है और इस तरह के पवन संचार में दो विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में होती हैं। अगला प्रश्न है, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है ये उष्ण वाताग्र कहलाता है। दोस्तों, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती यानी उष्ण कटिबंधी दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो वो वाताग्र उष्ण वाताग्र कहलाता है। अब देखिए, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती यानी उष्ण जो वायु है वो दूसरी के ऊपर यानी ठंडी और भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है और इस प्रकार बने वाताग्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उष्ण वाताग्र की औसत ढाल किस अंतराल में होती है? तो याद रखिएगा, 1 और 100 तथा 1 और 400 के संबंध में अनुपात में दोस्तों 100 और 1 400 के अनुपात में उष्ण वाताग्र की औसत ढाल होती है। उष्ण वाताग्र की ढाल जो है 1 और 200 के अनुपात में होती है और ये औसत रूप से 1 और 100 तथा 1 से 400 अंतराल में होती है। शीत वाताग्र की ढाल 1 और 100 के अनुपात में और शीत वाताग्र में ठंडी वायु गर्म वायु को प्रतिस्थापित करके सतह पर स्वयं को स्थापित कर लेती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं?
वाताग्र, अपसारी बल, शुष्क पवन या फिर उष्ण पवन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वाताग्र। दोस्तों शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति में वाताग्रों की प्रमुख भूमिका होती है और जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं तो वहां पर वाताग्र का निर्माण होता है, आप जानते भी हैं। वाताग्र न तो धरातली सतह के समानांतर होता है, न उसके ऊपर लंबवत होता है, बल्कि कुछ कोण पर झुका होता है और वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, स्थिर वाताग्र, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र या अधिविष्ट वाताग्र या फिर स्थिर सह उष्ण वाताग्र। तो सही उत्तर है अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं और जब शीत वाताग्र तीव्र गति से उष्ण वाताग्र में मिल जाता है तो गर्म वायु का नीचे से संपर्क समाप्त हो जाता है और अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है और इस दशा में उत्पन्न मौसमी दशाओं में शीतल और उष्ण मौसम का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें देखिए, ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, सही है। इनकी नमी की मात्रा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से वृद्धि होती है, सही है। ये भारत कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते, ये सही नहीं है। और इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं, वेस्ट डिस्टर्बेंस, इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी कि ये भारत में कभी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में देखिए पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। इनकी नमी की मात्रा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से बढ़ती है और इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका होती है और ये भारत में अधिविष्ट अवस्था में पहुंचते हैं। अधिविष्ट अवस्था क्या होती है? तो अधिविष्ट अवस्था जो होती है जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिचक्रवात में जो है उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण होता है कैसा? घड़ी की सुइयों के अनुकूल, घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल, कोई पवन संचरण नहीं होता है या फिर समदाब रेखाओं के समानांतर। तो सही उत्तर है प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है। तो याद रखिएगा, प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो पवन संचरण होता है ये घड़ी की सुइयों के जो है अनुदिश होता है और प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। चक्रवात में केंद्र में वायुदाब निम्नतम होता है और प्रतिचक्रवात में केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं और प्रतिचक्रवात उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं परंतु भूमध्य रेखीय भागों में इनका अभाव होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रतिचक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं और ये आपका सही है। और कारण है कि तिब्बत पठार उच्च तली उष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा और कारण कथन की सही व्याख्या भी करेगा। और आप जान लीजिए कि तिब्बत पठार उच्च तली उष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है और इसके कारण तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रतिचक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं ट्विस्टर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है और टार्नेडो छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं। इनका ऊपरी भाग छतरी नुमा होता है और मध्यवर्ती और निचला हिस्सा
पाइप जैसा होता है जो धरातली सतह को स्पर्श करती रहती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने चक्रवात, प्रतिचक्रवात, उनके उत्पत्ति स्थल और विभिन्न देशों में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपने महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के लिए अति संभावित हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।